नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग एक ऐसे केस का आज हवाला करने जा रहे हैं या डिस्कशन करने जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल बड़े नाखुश हुए और अटॉर्नी जनरल ने इस विषय पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने केस की सुनवाई करते समय वक्फ बोर्ड के काउंसिल को खूब हड़काया और वक्फ बोर्ड के काउंसिल को हड़काते हुए उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट द वे दैट यू आर ट्रीटिंग। ये कोई तरीका नहीं जिस प्रकार से तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है जिस प्रकार से तुम ये मैटर को हैंडल कर रहे हो। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर माजरा क्या था और हुआ क्या। पूरे विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। माजरा कोई सामान्य नहीं है। मामला ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस लंबे समय से चल रहा था और वो केस ऑनरेबल ये के वेणुगोपाल जी जो कि अटॉर्नी जनरल हैं भारत के, इस केस में वो अपीयर हो रहे थे वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड को लगा कि वेणुगोपाल साहब अटॉर्नी जनरल हैं भारत के और अटॉर्नी जनरल होने के नाते वो इस केस को देख रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि वक्फ बोर्ड के केस में किस प्रकार क्या हो रहा होगा। वक्फ के मामले में हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि आखिर वक्फ के मामले में क्या बेसिक है और कहाँ पर चोट करने की आवश्यकता है। देशवासियों को, हमारे देश के लोगों को किन विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है, किन विषयों पर मंथन करने की आवश्यकता है और कैसे ये इसका सलूशन निकलेगा। एक तो बात वो है। दूसरी बात ये भी यहाँ पर आती है कि हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर माजरा क्या था और उसमें हुआ क्या, क्यों अटॉर्नी जनरल ने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में वक्फ बोर्ड को मान लिया और ये कहा कि वक्फ बोर्ड को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में लाना चाहिए। और ये कंटेम्प्ट की श्रेणी में मामला आता है जो वक्फ बोर्ड ने किया है कोर्ट के लास्ट इंस्टेंट पर, तारीख से जस्ट पहले, तो वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है और कहा है कि तुरंत संज्ञान वक्फ बोर्ड के खिलाफ लेना चाहिए। मामला है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड 2011 से ये मामला जावेद शेख जो कि स्पेशल काउंसिल थे वक्फ बोर्ड ने अपॉइंट किया था, उनको भी हटा दिया। 2011 से लगातार कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल इसमें अपीयर हो रहे थे। चूँकि वक्फ बोर्ड सरकारी बॉडी मानी जाती है, सरकारी बॉडी के बिहाफ पर देश के गवर्नमेंट के काउंसिल भी अपीयर होते हैं, तो वो उसमें अटॉर्नी जनरल जी स्वयं अपीयर हो रहे थे। और अटॉर्नी जनरल को जब वो अपीयर हो रहे थे तो वक्फ बोर्ड ने चिट्ठी लिखकर एक सर्कुलर जारी कर दिया और कहा कि अटॉर्नी जनरल के खराब स्वास्थ्य की वजह से अटॉर्नी जनरल को इस केस से रिमूव किया जाता है। अटॉर्नी जनरल को रिमूव करने का जो सर्कुलर जारी हुआ उसके अनुसार अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर इंडिया इस केस को नहीं देखेंगे। इस सर्कुलर के देखने के बाद अटॉर्नी जनरल ने एक्शन लिया, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, चीफ जस्टिस ने हड़काया और बाकी क्या हुआ उस पर चर्चा करेंगे। मामले हैं क्या। ये मामला जो है वो व्यक्तिगत ये है कि एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट मुसलमानों की है, मतलब मुस्लिम उस ट्रस्ट में हैं जिन्होंने बनाई थी। उस ट्रस्ट को क्या वक्फ बोर्ड ले सकता है? सवाल ये है कि अगर किसी ट्रस्ट में केवल इस बात की वो ट्रस्ट है कि वो इस बात पर कि उसमें मुसलमान ट्रस्टी हैं, तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो सकती है? वक्फ ने जो गंद मचाकर पूरे देश में रखी है वक्फ बोर्ड ने, उसमें वो सभी प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसमें मुसलमान किसी भी तरह से शामिल हो, वो प्रॉपर्टी वक्फ की डिक्लेयर कर देते हैं अगर कहीं से भी वो मुस्लिम पक्ष नहीं मिलता। तो मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब ये डिसाइड करना है कि कोई भी ट्रस्ट जिसमें मुसलमान पक्षकार हो, जिसमें मुसलमान ट्रस्टी हों और ट्रस्टियों के एब्सेंट में क्या वो प्रॉपर्टी वक्फ को चली जाती है या वो राज्य को जाएगी। हमारे यहाँ के ट्रस्ट एक्टों में तो प्रावधान ये है कि ट्रस्ट एक्ट के तहत अगर ट्रस्टीज़ ख़त्म हो जाते हैं, ट्रस्टीज़ समाप्त हो जाते हैं या ट्रस्ट जो है वो गलत तरीके से जो ट्रस्ट एक्ट जो ट्रस्ट की डीड बनी हुई है उसको कॉन्ट्रावेन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कस्टोडियन ऑफ ट्रस्टी, जैसे महाराष्ट्र में कस्टोडियन ऑफ ट्रस्टीज़ रहता है, कहीं रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत रहता है, तो ऐसे हर प्रदेश ने अपना अपना सिस्टम बना रखा है। उस सिस्टम के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर जो भी रजिस्ट्रार या जो अथॉरिटी प्रदेश में बना रखी है वो अथॉरिटी उसको एक्वायर कर लेती है और एक्वायर करने के बाद उस पर उसको वक्फ
के जो वक्फ कह रहा हूँ, ट्रस्ट के अनुरूप चलाना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पर माजरा दूसरा है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड ये कह रहा है चूंकि वो ट्रस्ट मुसलमानों की थी, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ना जाकर, सरकार के पास ना जाकर, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। ये माजरा था। दूसरा, हमारे देश में एक बड़ी भारी गंभीर समस्या है, और वो गंभीर समस्या ये है कि जिन्हों ने 16 अगस्त सन 1946 को ये कोलकाता में आंदोलन चालू कर दिया, डायरेक्ट एक्शन, कि हमें पाकिस्तान चाहिए। हालांकि उससे पहले लाहौर रेजोल्यूशन पास हो चुका था। तो हमें पाकिस्तान चाहिए, या हमें एक अलग मुसलमानों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, यही मतलब ये असम और बंगाल मिलाकर, और हमें वेस्ट में भी कुछ चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में भी कुछ चाहिए। ऐसा जिन्ना ने अपना काम शुरू किया। एक चीज़ जिसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी वो थी जमींदारी एवोल्यूशन। जमींदारी एवोल्यूशन मतलब जो इंटरमीडियरीज हैं, चाहे वो नवाब बैठे हों, चाहे वो ज़मींदार बैठे हों, चाहे वो राजा बैठे हों, चाहे और इंटरमीडियरीज बैठे हों, वो सभी इंटरमीडियरीज अब काम नहीं, वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो राज्य की प्रॉपर्टी हो गई। सभी, वो किसी भी लेवल का बैठा हो, वो सारी प्रॉपर्टी राज्य की हो गई। केवल उस इंटरमीडियरी को वो प्रॉपर्टी मिली, वो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी जो प्रॉपर्टी पर वो, कुल मिलाकर जिस प्रॉपर्टी पर वो व्यक्ति खुद काश्त के रूप में काम कर रहा है, खुद काश्त की तरह चला रहा है, केवल वही प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। बाकी सभी प्रॉपर्टियां राज्य की प्रॉपर्टी हो गई। अगर उसने कोई लीज की थी तो भी वो, चूँकि जमींदार बचा नहीं है तो जमींदार अब सरकार हो गई है, इसलिए जमींदार की हैसियत से अगर किसी ने लीज़ की थी तो वो प्रॉपर्टी अब राज्य के पास वापस आएगी। अब हो सकता है कि वो लीज़ें ख़त्म हो रही हों, कोई 99 साल की, कोई 90 साल की, कोई 100 साल की लीज़ें थी, अब वो लीज़ें समाप्त हो रही हैं। इंडिपेंडेंट से जस्ट पहले जो लीज़ें की गई थी, या उससे पहले भी जो लीज़ें की गई थी, कोई 60 में समाप्त हुई होगी, कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 100, कोई 2000 में, ऐसे करके जो लीज़ें हुई वो लीज़ें भी समाप्त हुई। ज़मींदार के परिवार को वो नहीं जाएंगी, किसी राजा के परिवार को नहीं जाएंगी, किसी उत्तराधिकारी को नहीं जाएंगी, क्योंकि राजा की जगह, जमींदार की जगह राज्य बैठ गया, इसलिए वो प्रॉपर्टियां सारी राज्य को जाएंगी। एक बात। तो इन नवाबों ने क्या किया, जब डायरेक्ट एक्शन शुरू हो गया और घुसपैठ शुरू हुई, और इधर 8 अगस्त 1946 को उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, मैं बात कर रहा हूँ अभी इंडिपेंडेंट से पहले की, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1946 को पास किया गया, और उसमें कहा गया कि हम जमींदारी ख़त्म करेंगे, ज़मींदारी ख़त्म होनी चाहिए। ज़मींदारी ख़त्म होने का ये जैसे ही चक्कर आया, वैसे ही ज़मींदार जो मुसलमान थे जनरली, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, चूँकि अभी कानून नहीं बना है, कानून तो बाद में बना है 1950-51 में, लेकिन 46 में ये तय हो गया था, और 46 में जिन्ना जिस तरह से आंदोलन कर रहा है, ये सब बातें तय हो रही थी कि एक मुस्लिम टेरिटरी बन सकती है, और इधर ज़मींदारों का भी काम ख़त्म हो रहा है, दमाबों का काम ख़त्म हो रहा है, सुल्तानों का काम खत्म हो रहा है, छोटे नवाब, बड़े नवाब, असली नवाब, नकली नवाब, इनका सबके काम खत्म हो रहे हैं, और इनकी जगह अब राज्य बैठ जाएगा, ये तय हो रहा है, चूंकि जिम्मेदारी खत्म हो रही है। तो इन लोगों ने क्या किया कि वक्फ बना दी अपनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इनके कब्जे में थी या जिन प्रॉपर्टियों पर ये बैठे हुए थे, इन्होंने वक्फ बना दी, वक्फ एक्ट के तहत वो रजिस्टर कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, वो जजमेंट ये कहते हैं कि 8 अगस्त 1946 के बाद, 8 अगस्त 1946 के बाद, उससे पहले वाली नहीं, जो भी प्रॉपर्टी का कोई भी कन्वर्जन पर्पस के लिए चेंज की गई हो, कैसी भी चेंज की गई हो प्रॉपर्टी, वो कन्वर्जन, वो ट्रांसफ़र, वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किसी भी नवाब या इन्होंने किया है तो वो इलीगल है, वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात एक और आई कि जब पाकिस्तान बनेगा ऐसा तय हो गया, तो यहाँ पर जो मुसलमान बैठा हुआ था, उसने क्या किया कि पाकिस्तान जाने से पहले यहाँ पर उसके कब्जे में जो प्रॉपर्टी थी उस पर उसने वक्फ बनानी शुरू कर दी, और उन्होंने वक्फ बनाकर प्रॉपर्टियों को वक्फ में छोड़ दिया। जबकि हकीकत यह है कि जब वो पाकिस्तान जा रहे थे, तो पाकिस्तान, नया जो पाकिस्तान बना, वो 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर नया क्षेत्र उसको मिला, बिल्कुल फ्रेश। वहाँ से हिंदू लगभग भारत में आ चुके थे, और वो क्षेत्र उसको फ्रेश मिला। यहाँ की प्रॉपर्टी जो उसके पास थी, वो प्रॉपर्टी जो हिंदू पाकिस्तान से आए, वो प्रॉपर्टी उसको मिलनी थी।
सरकार के थ्रू। लेकिन अभी इन लोगों ने चालाकी क्या की कि इस प्रॉपर्टी पर वक्फ बना दी, और वक्फ के अतिरिक्त इस प्रॉपर्टी पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने भाई बंधु जो यहाँ रह गए, जिन्होंने निर्णय किया कि हम भारत में रहेंगे, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। नहीं ट्रांसफ़र की तो वो सक्सेशन हो गया। कुछ लोग तो पाकिस्तान जाने के बाद भारत में लौटकर आते रहे और प्रॉपर्टियां बेचते रहे। कुछ लोगों के बच्चे भारत में आ गए, जैसे राजा महमूदाबाद का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, वो पाकिस्तान जाकर सन 58 में वापस आ गए और यहाँ पिता जो पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन कर गए और प्रॉपर्टी के ओनर बन गए। तो कुल मिलाकर वक्फ का खेल इतना बड़ा हो गया कि वक्फ में ये सारी प्रॉपर्टियां जो भारत में हिंदुओं के लिए होनी चाहिए, जो खाली होनी चाहिए, जो पाकिस्तान से या पंजाब से या सिंध से जो लोग आए, वो प्रॉपर्टियां उनको मिलनी चाहिए थी, उनको मिलने की बजाय वो प्रॉपर्टियां वक्फ को मिल गई, वक्फ बना दी गई और वक्फ को गलत तरीके से इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिए। और वक्फ का काम ये है कि वक्फ प्रॉपर्टियां जो वक्फ पहले कब्जा कर लेता है इस तरह से, और कब्जा करके, जैसे यही जो केस जिसकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, इस केस में ही वक्फ ने क्या किया है कि मुस्लिम ट्रस्टीज़ थे वो ख़त्म हो गए या उसमें ट्रस्ट का उल्लंघन हो गया, तो वक्फ बोर्ड उस पर पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गया। अब वक्फ बोर्ड कब्जा करने का एक सामान्य साधन भारत में बन गया है, और वो ऑटोनॉमस बॉडी 2013 में बनवा दी गई। यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार जाने से पहले उसको ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब हो गया कि अब कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं हो सकता, उसकी अपील हाई कोर्ट जा सकती है। अब कितने लोग होंगे जिनकी प्रॉपर्टी को वक्फ पे गलत तरीके से चढ़ा दिया गया, वो हाई कोर्ट तक पहुंच जाएंगे और हाई कोर्ट से मुकदमा लड़ेंगे। जनरली वक्फ बोर्ड ऐसे प्रॉपर्टियां कब्जा कर लेता है, फिर वक्फ बोर्ड उन प्रॉपर्टियों पर लीज करता है या उनको बेचता है, वो मुसलमानों को बेच देता है, वो लीज उस पर कर देता है और लीज करने के बाद उनको खारिज करवा देता है। कुल मिलाकर भारत में 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन लगभग जो खाली हो जानी चाहिए थी, वो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन खाली तो नहीं हुई, लेकिन वो ज़मीन, उसका बहुत बड़ा भूभाग, मैं कहूँ 80% 70% भूभाग गलत तरीके से वक्फों पर चढ़ गया है। अब ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं है, वक्फ क्या क्या खेल खेलता है, और 2013 के बाद वक्फ में जो संशोधन कर दिया गया, उस संशोधन से वक्फ की जो पावर, अनलिमिटेड पावर दे दी गई, वो एक बड़ा गेम है। हालांकि मेरा मानना है कि लॉ कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस हैं इस पर, और इन अमेंडमेंटों को गलत तरीके से लाया गया, इस पर मोदी सरकार काम कर रही है, और ये संभव है कि वो भविष्य में वो अमेंडमेंट जो 2013 का आया है, वो अमेंडमेंट नलीफाइड कर दिया जाए और वक्फ को जो ऑटोनॉमस बॉडी का स्टेटस दिया गया है, अनलिमिटेड पावर दी गई है, वो पावर सरकार में निहित हो जाए और वक्फ बोर्ड डाइल्यूट हो जाए। केवल वक्फ बोर्ड एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रहे, निर्णय सरकार करेगी, और ऐसा संभव है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो एटलीस्ट महाराज जी काम कर ही रहे हैं उस विषय पर, और उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि वक्फ जैसे ही सेंट्रल संशोधन करेगा, वैसे ही उत्तर प्रदेश तैयार बैठा है वक्फ की इन ज़ाब्तियों से निपटने के लिए। अब इस मामले पर आ जाते हैं। इस मामले में चूंकि अटॉर्नी जनरल के रिप्रेजेंटेटिव थे कोर्ट में, इसलिए इनको लगा कि अटॉर्नी जनरल उनको भा नहीं रहे, और अटॉर्नी जनरल तो आज के मोदी जी के अटॉर्नी जनरल हैं, तो मोदी जी के अटॉर्नी जनरल का मतलब है कि दिमाग में कहीं मोदी फैक्टर रहता ही है, मोदी फोबिया रहती है। मोदी फोबिया को देखते हुए अटॉर्नी जनरल को हटा दिया। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि मेरे पास केवल आपकी अथॉरिटी नहीं है, मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हूँ, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, और सुबह सुनवाई है और शाम को सर्कुलर जारी करके अटॉर्नी जनरल को हटा दिया जाए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है, और ये इंटरवेंशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। यानी कि अटॉर्नी जनरल को तो आप किसी केस में नहीं रोक सकते। किसी का भी केस हो जिसमें राज्य की इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, उसमें अटॉर्नी जनरल को रिप्रेजेंट होने का राइट रहता है, वो खुद प्रेजेंट हो या सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से प्रेजेंट हो। कुल मिलाकर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, यहाँ तक कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में की कार्रवाइयों में भी प्रेजेंट रहने की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखता है। चुनकर नहीं आता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखता है। और किसी भी संस्था जो कि सरकार की इंस्ट्रूमेंटलिटी रखती है, उसको रिप्रेजेंट करने की शक्ति उसके पास निहित होती। इसलिए वक्फ बोर्ड के अधिकारी अटॉर्नी जनरल को किस अथॉरिटी से रिमूव कर सकते हैं, ये प्रश्न है। इसलिए ये चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरवेंशन है और ये अटॉर्नी जनरल की इंसल्ट है। बिना
अनुमति के, कोर्ट के बिना, इंस्ट्रक्शन के, अटॉर्नी जनरल के बिना इंस्ट्रक्शन के ये नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि नेक्स्ट हेयरिंग पर मैं इस चिट्ठी को लेकर उपस्थित हो जाऊंगा और आप इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई वक्फ बोर्ड पर करिए। वक्फ बोर्ड अपनी मनमानीपन से काम कर रहा है और ये मनमानीपन हमारे देश में नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर गहरा संज्ञान लिया है और गहरा संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और वक्फ को हड़काया भी और कहा है कि दिस इज़ नॉट द वे, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास सुप्रीम पावर नहीं है, आप कोई बहुत बड़े वो नहीं है, आप भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, आप भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनी हुई संस्था है, इस संस्था को कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन लेने का अधिकार नहीं, आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उन पर डेट डाल दी। मुझे लगता है कि इस मामले को आप सभी सुनेंगे और सुनकर पूरे देश को इसको फॉरवर्ड भी करेंगे और फॉरवर्ड इसलिए करेंगे कि देश को इसका गेम पता लग सके कि आखिर गेम क्या है और इस गेम की तफ्तीश हर एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए कि 8 अगस्त 1946 के बाद कितनी वक्फें भारत में बनी हैं वो सब इल्लीगल हैं और 8 अगस्त 1946 के बाद 16 अगस्त 1946 के बाद किसी भी मुसलमान ने अगर वक्फ बनाई है और वो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया तो वो सारी वक्फें इल्लीगल हैं। ये इल्लीगल घोषित करेंगे, वक्फ बोर्ड से वो बाहर आनी चाहिए, वक्फ बोर्ड का पोजीशन उस पर नहीं होना चाहिए। इस पर भारत एक्शन लेगा और हमें लगता है कि आप इस लेक्चर को जितना स्प्रीड आउट करेंगे देश में उतना ही लोग इस पर गहराई से काम करना शुरू करेंगे और इस पर मैटर निकाल कर सरकारों को देंगे, वक्फ बोर्ड को चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, कुछ रिसर्चें लिखेंगे और अगर आप कोई इस पर रिसर्च करते हैं वक्फ को लेकर केस वाइज देश में और उसकी कंपैरेटिव स्टडी पाकिस्तान की, बांग्लादेश की या और कंट्री की करते हैं और आप उस पर किसी हल पर पहुंचते हैं तो कृपया करके मुझे भी वो मेल दीजिए। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल एड्रेस लिखा हुआ होता है, उस मेल एड्रेस पर dkdubesar@gmail.com पर आप हमें वो मेल कर सकते हैं। कोई फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं, समय अपने पास अभाव रहता है और ना ही अपने को परेशान करने की आवश्यकता है क्योंकि समय का अभाव रहता है और लोग अधकचड़ी नॉलेज को बोला करते हैं और लोग वो काम ज़्यादा देते हैं, काम करते नहीं। तो आप काम करके हमको दीजिए तो हो सकता है मेरी भी नॉलेज अपडेट हो, देश को हम बता सकें। और ये नीचे जो ऐप है उस ऐप पर भी हम डालेंगे। हमारे ऐप dkdube.com के नाम से प्ले स्टोर पर DK दुबे आप लिखेंगे तो जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे हायर जुडिशल सर्विसेज पढ़ना चाहते हैं तो केवल रटिए नहीं, मेरा स्लोगन है रटे नहीं, उसको समझें। कानून समझने की चीज़ है, कानून रटने की चीज़ नहीं है। कानून रट के आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप अपना कुछ भला नहीं कर सकते। इसलिए हमारा आग्रह आप सबसे है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप अगर समझना चाहते हैं कानून को कि उसका बेस क्या है, उसकी गहराई क्या है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट आप डालेंगे, वो पेमेंट हमारे लिए कंट्रीब्यूट करेगा, हमारी टीम को कंट्रीब्यूट करेगा इस तरह के लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी रिसर्च करने के लिए, उन पर तैयारी करने के लिए। तो आपकी मदद देश की मदद है। आप हमको जो देते हैं वो हम देश को लौटा कर देते हैं। लोग जो काम कर रहे होते हैं उनकी भी आपसे प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप अगर खुद पढ़ते हैं तो खुद पढ़िए कुछ पेमेंट डालकर, उसका थोड़ा पेमेंट रहता है। जो हम क्लासरूम में लेक्चर की फ़ीस लेते थे उससे बहुत कम है, उससे बहुत कम से मतलब मैं कहूँ कि 80 से 90% कम फीसेस पर उस पर रहता है। 3 लाख रुपए क्लास की फ़ीस होती है, अभी वो 50,000 40,000 और कम प्राइसेस में पड़े हुए हैं। आप लोग उसको पढ़िए और कंट्रीब्यूट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।